नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लखन चौधरी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। साथियों, आज हम अर्थशास्त्र विषय के एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, चैप्टर है, एक कहें कि एक विधा है। आजकल वह एक अलग से एक प्रश्न पत्र के रूप में, एक पेपर के रूप में भी पढ़ा और पढ़ाया जाने लगा है। उस पर आज हम चर्चा करेंगे और वर्तमान संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता क्या है और उसकी वजह से किस तरह से सरकारों को फायदा होता है, नुकसान होता है, उसके लाभ हानि क्या है, इस पर देखने समझने का आज प्रयास करेंगे। साथियों, यह जो विषय है कि एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार कि अंतर व्यापार जो होता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, जिसको आंतरिक व्यापार भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, तो ये व्यापार के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो व्यापक संदर्भ है, दिनों दिन जो बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से देश दुनिया में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उस पर भी आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो यह टॉपिक है वह पिछले कुछ सालों से स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में भी इसको सम्मिलित किया गया है और इसकी महत्ता को देखते हुए आजकल छत्तीसगढ़ सरकार भी और लगभग यूजीसी का जो पाठ्यक्रम है उसमें स्नातक स्तर के द्वितीय वर्ष जो सेकेंड ईयर का जो इकोनॉमिक्स का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है, सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर, उसमें इसको चौथे यूनिट में शामिल किया गया है। और स्नातकोत्तर स्तर पर, पीजी लेवल पर तो अलग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड को एक सेपरेट पेपर के रूप में भी पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तो इसकी जो महत्ता है वह निश्चित रूप से बहुत अधिक है और इन्हीं सब संदर्भों को लेकर इस विषय का जो अध्ययन है वो उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, जागरूकता बढ़ती है। साथियों, सामान्यतया जैसा कि जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो अर्थ है वो बहुत ही सामान्य है कि जब देश की सीमाओं के बाहर व्यापार होता है तो वो स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और इसमें कोई बहुत बड़ी तकनीकी चीज नहीं है कि देश की जो भौगोलिक सीमाएं होती हैं विशेष रूप से, उससे इसका संबंध होता है। और भौगोलिक सीमाओं के बाहर जब हम व्यापार करते हैं, कोई भी देश व्यापार करता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में आ जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत ही अर्थ कोई पेचीदा है, इस तरह की कोई बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार में केवल भौगोलिक सीमाओं का प्रमुख रूप से अंतर पाया जाता है। बाकी बहुत सी समानताएं, असमानताएं और अंतर है, लेकिन एक प्रमुख जो अंतर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो केवल भौगोलिक सीमा को लेकर है। तो जब भौगोलिक सीमा की बाधा खत्म हो जाती है तो वो फिर आंतरिक व्यापार कहलाता है। कई राज्यों के भीतर में आपसी जो व्यापार होते हैं वो आंतरिक व्यापार के अंतर्गत, अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अंतर्गत, अंतरराज्यीय व्यापार के अंतर्गत आते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार भौगोलिक सीमा को पार करके जब हम कई देशों के साथ या दो देशों का जो व्यापार होता है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के इस अर्थ में हम को जो कुछ चीजें जो देखने समझने की हैं, वैसे बहुत से जो चीजें हैं वो तो आप आजकल इतने सामग्री उपलब्ध है, किताबें हैं, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कुछ जो चीजें, महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसकी हम आज चर्चा करेंगे। उसमें महत्वपूर्ण चीज है कि एक तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो आधारभूत सिद्धांत है उसको अलग से क्यों पढ़ाया जाता है, अलग से क्यों रखा गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार विनिमय का एक सामान्य सिद्धांत का भाग है। आखिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में या व्यापार में ही दो राज्य, दो देश, दो व्यक्ति, दो उपभोक्ता, दो ग्राहक या ग्राहक और जो विक्रेता हैं वो आखिर क्या करते हैं, आखिर विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं
वस्तुओं का या सेवाओं का अदला बदली होता है, आदान प्रदान होता है। तो कई लोग ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो ये सिद्धांत है वो तो विनिमय के सामान्य सिद्धांत का एक भाग है, तो फिर अलग से जो है इस पर एक सिद्धांत या एक जो है विवाद या एक तरह से महत्ता जो है प्रदर्शित करने की क्या जरूरत थी। क्योंकि जो विनिमय होता है अक्सर उसका जो आरंभ होता है या उसका जो आधार होता है वो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण होता है। तो कोई भी विनिमय में, कोई भी व्यापार में, चाहे वो आंतरिक व्यापार हो, अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो, स्थानीय व्यापार हो, उसका भी मूल जो आधार होता है वो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण होता है, जिसके आधार होते हैं लागतें। जो लागतों में अंतर होता है दो देशों के द्वारा जो बनाए गए जो वस्तुएं और सेवाओं की जो लागतें होती हैं उसके अंतर की वजह से जो है व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो जब दोनों में, आंतरिक व्यापार में भी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी यही चीजें सामान्य हैं, तो फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की क्या जरूरत है। तो इसमें महत्वपूर्ण जो चीज हमको देखने को मिलती है या सुनने को जो है आती है कि आखिर फिर क्यों अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अलग से जो है इतना महत्व मिलता है। तो इसका कारण है कि भले ही बहुत ही राष्ट्रीय व्यापार में और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में समानताएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है संभव होता है, या कहें कि इन्हीं कारणों से अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है वो जो है होता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो अवधारणा है वह मूल रूप से कहें कि एडम स्मिथ के समय से जो है ज़्यादा प्रभावी हुई, और चूंकि एडम स्मिथ जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को या विदेशी व्यापार जिसको हम कहें या व्यापार को मुक्त रखना चाहते थे, फ्री ट्रेड के समर्थक थे, तो एडम स्मिथ ने इनको जो है समर्थन दिया, एडम स्मिथ ने इसको आगे बढ़ाया, और तब से लेकर पूरी दुनिया में जो है अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार की संकल्पना है या उसकी अवधारणा है, इसका जो विचार है वो तेजी के साथ विकसित हुआ, फैला। और आज हम देखें कि इस 20वीं सदी के अंतिम दशक में जो है पूरी दुनिया वैश्वीकरण के प्रभाव में आकर जो है एक हो गई थी, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल विलेज की संकल्पना जो है हम पिछले कुछ जो है दशकों से जो देख सुन रहे थे। तो ये जो कंसेप्ट था मूल रूप से लेजिस फेयर के नाम से जो है, फ्री ट्रेड के नाम से एडम स्मिथ ने इस कंसेप्ट को जो है डेवलप किया था और दुनिया के सामने रखा था। अपनी वेल्थ ऑफ नेशंस किताब में इन्होंने जो है उसमें इनको जो है समर्थन देते हुए उन्होंने इसकी वकालत की थी कि व्यापार पर दो देशों के बीच में या किसी भी देश के बीच में किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इससे कई चीजें जो है फायदे होती हैं और इससे जो है लोगों को जो है देश को लाभ होता है, फायदा होता है। तो इसलिए एडम स्मिथ ने शुरू से अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, विदेशी व्यापार का समर्थन किया, मुक्त व्यापार का समर्थन किया, और जिसकी परिणति आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज में जो है तब्दील हो चुकी है। तो थोड़ा सा हम इसके प्रमुख जो है सिद्धांतों पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखते हैं कि एडम स्मिथ ने इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, विदेशी व्यापार का आधार किसको माना। तो एडम स्मिथ का अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो कंसेप्ट था वो प्रमुख रूप से एब्सोल्यूट एडवांटेज, जिसको हम कहते हैं निरपेक्ष लाभ की अवधारणा पर आधारित थी। और एडम स्मिथ कहते थे कि कोई भी परिवार का समझदार स्वामी जो होता है वो कभी भी कम कीमत पर जो है अपने घर में या अपने देश में, अपने राज्य में वस्तुओं को जो है बनाएगा नहीं, खर्चा नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, कम कीमत पर दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे देश से, दूसरे राज्य से जो है वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करेगा। और ये प्रयास करेगा कि वह अपने जो साधन है, संसाधन है, उसको दूसरे चीजों में लगाए। वे कहते हैं कि बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि कोई भी राष्ट्र जो है कम कीमत की वस्तुओं को या कम कीमत पर मिलने वाली वस्तुओं को अपने राज्यों में बनाने की बजाय दूसरे राज्यों से आयात करे, दूसरे राज्यों से खरीदे और अपने संसाधनों को दूसरे बहुमूल्य वस्तुओं के उत्पादन में लगाए
और इस तरह से जो है मुक्त व्यापार के द्वारा वह जो है अपने देश की अर्थव्यवस्था को जो है लाभ पहुंचा सकता है। ये जो है अपने उद्योग धंधों को, कारोबार को, बिजनेस को जो है आगे बढ़ाकर आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकता है। ये जो है एडम स्मिथ का कहना था। और वे कहते हैं कि निरपेक्ष लाभ मतलब जिस चीज में पूरी तरह से हमको फायदा हो रहा है, जिसकी बनाने की कीमत हमारे यहाँ ज्यादा है और जो कम कीमत पर दूसरे देशों से, दूसरी जगह से, दूसरे जो है राज्यों से, दूसरे राष्ट्रों से हमको मिलता है, वे चीजें हमें सहर्ष जो है आयात करनी चाहिए और इससे हमको जो है निरपेक्ष रूप से लाभ होता है, फायदा होता है, हमारी अर्थव्यवस्था का नुकसान कम होता है। बाद में इसी सिद्धांत को कुछ दूसरे रूप में जो है उन्हीं के अनुयायी या उन्हीं के शिष्य जो है डेविड रिकार्डो, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और उन्होंने तुलनात्मक लाभ, कंपैरेटिव एडवांटेज का जो है थ्योरी दिया, कि सिद्धांत दिया और कहा कि तुलनात्मक लाभ दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसका प्रमुख आधार होता है। वे भी कई तरह के उदाहरण देते हैं कि दो व्यक्ति या दो राज्य या दो राष्ट्र दो अलग अलग ए और बी नामक वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन एक राज्य या एक राष्ट्र या एक व्यक्ति ए वस्तु में ज़्यादा महारत हासिल रहता है या उसकी उत्पादन लागत कम होती है, तो तुलनात्मक रूप से बी को बनाने की बजाय जो है ए को उसको बनाना चाहिए और बी जिसकी लागत जो है अधिक है उसको उस देश से आयात करनी चाहिए जहां पर उसकी बनाने की लागत जो है कम है। तो कहने का मतलब इन्होंने कई चीजों के द्वारा उदाहरण देकर समझाया कि जो है जूते और टोपी जो है दो देश अलग अलग तरीके से कम अधिक कीमत पर बना सकते हैं, तो जो देश जूते कम कीमत पर बनाता है उसको जूते बनाना चाहिए, जो देश कम कीमत पर टोपी बनाता है उसको टोपी बनाना चाहिए और जो महंगी चीज है उसको दूसरों देशों से आयात करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि तुलनात्मक लाभ या तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है कि जो है कंपैरेटिव कास्ट या कंपैरेटिव एडवांटेज का, कि तुलनात्मक रूप से हम ये तुलना करते हैं कि दो देश या दो राष्ट्र जो है किस तरह से अपने यहाँ कम कीमत पर, कम लागतों पर किन वस्तुओं को बना सकते हैं। और ये बुद्धिमानी यही है कि उसी वस्तुओं का उत्पादन जो है उस देश में किया जाना चाहिए जिनकी उत्पादन की लागतें जो है वो कम होती हैं, और जिन वस्तुओं की उत्पादन की लागतें, कीमतें जो होती हैं वो अधिक होती हैं, उनको हमको उत्पादन करने की बजाय दूसरों देशों से आयात करना चाहिए। इसी में बुद्धिमत्ता है। तो हालांकि इसका भी आधार जो है वो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण ही होता है। तो एक दूसरे तरीके से, एक दूसरे नाम से जो है रिकार्डो ने भी इसी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और तुलनात्मक लाभ या तुलनात्मक लागत का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का डेविड रिकार्डो का जो सिद्धांत है, ये वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में पढ़ा जाता है और जाना जाता है। बाद में बर्टिन ओहलिन ने भी इसी चीज को, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जो है कोई अलग से विशिष्ट मान्यता नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है वो अंतरक्षेत्रीय जो व्यापार होता है, अंतरराज्यीय जो व्यापार होता है या राष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसी की एक विशिष्ट दशा मात्र है, वो कोई बहुत बड़ी चीज या कोई नई चीज नहीं है, इस तरह से उन्होंने भी कहा। लेकिन बाद में हेवरलर जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में एक अवसर लागत का सिद्धांत दिया, और अवसर लागत का सिद्धांत भी कोई बहुत अलग नहीं है। उसमें भी उन्होंने इसी चीज को बताने का प्रयास किया कि जो देश होते हैं वो एक साथ कई वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं, लेकिन जिन वस्तुओं की जो लागतें होती हैं कम होती हैं और उन्हीं वस्तुओं को जो है उनको बनाना चाहिए। वे भी उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि भूमि के एक टुकड़े पर, जैसे 1 एकड़ भूमि पर हम गेहूं भी उगा सकते हैं, चावल भी उगा सकते हैं, मटर भी उगा सकते हैं, सब्जियां भी उगा सकते हैं और भी बहुत से फसलें हम उगा सकते हैं। लेकिन हमको इन चीज़ों को उगाते समय ये देखना चाहिए कि हम कौन सी वस्तु को, कौन से अनाज को या किस खेती को जो है हम सर्वाधिक अच्छे ढंग से या अधिक उत्पादकता के साथ, अधिक उत्पादन के साथ जो है कर सकते हैं, और उन्हीं को हमको जो है उत्पादन में प्राथमिकता देनी चाहिए। वे उदाहरण में कहते हैं कि 1 एकड़ भूमि के टुकड़े पर यदि हम
6 क्विंटल गेहूं उगा सकते हैं और उसी भूमि के टुकड़े पर हम 5 क्विंटल चावल उगा सकते हैं, तो 6 क्विंटल जो गेहूं की जो अवसर लागत होगी वो 5 क्विंटल चावल के बराबर होगी। तो इसलिए चूंकि 6 क्विंटल गेहूं की जो उत्पादकता है या उत्पादन है वो 5 क्विंटल चावल से अधिक है, इसलिए हमको गेहूं का उत्पादन करना चाहिए और चावल का जो है दूसरे देश से आयात करना चाहिए। तो इस तरह से अवसर लागत का जो सिद्धांत है उसमें भी उन्होंने, हेबरल ने भी इन्हीं सब बातों को जो है स्पष्ट करते हुए ये सिद्धांत दिया कि अवसर लागत जहां पर महत्वपूर्ण चीज होती है उसके सिद्धांत के हिसाब से जो है वस्तुओं को हमको उत्पादन में प्राथमिकता देनी चाहिए और उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हमको ज़्यादा करनी चाहिए जिसकी अवसर लागत कम हो। मतलब 6 क्विंटल गेहूं की अवसर लागत 5 क्विंटल चावल के बराबर है, इसका मतलब 1 क्विंटल चावल कम है, तो अवसर लागत यहाँ पर गेहूं की ज़्यादा है। तो इसलिए हमको जो है गेहूं के उत्पादन को प्राथमिकता देते हुए चावल के उत्पादन पर जो है हमें ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हेबरल ने भी अपने जो है सिद्धांत में उन्हीं बात को महत्वपूर्ण स्थान दिया कि प्रमुख रूप से जो श्रम विभाजन होता है और विशिष्टीकरण होता है जिसकी वजह से उत्पादन की लागतें प्रभावित होती हैं, लागतें कम अधिक होती हैं, वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का जो है आधार होती हैं। और आप देखिए कि कीमतें कम होना, जिस पर आज हम जो है महत्वपूर्ण रूप से आज की इस चर्चा को जो है फोकस करना चाहते हैं, संदर्भित करना चाहते हैं कि कीमतों का कम होना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी आधार होता है। और यही महत्वपूर्ण चीज के संदर्भ में आज हम एक बहुत ही प्रासंगिक विषय के बारे में भी चर्चा करके इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जब कीमतें कम होती हैं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, उत्पादन की लागतें जब कम होती हैं, तो फिर वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार भी बनती हैं। लेकिन इसके कारण कई तरह की जो चिंताएं हैं, कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, वो भी आती हैं। जैसे आज आप देखिए कि चीन ने पिछले कुछ दशकों से लगभग अधिकांश जो है वस्तुओं के उत्पादन में जो है विशिष्टता हासिल कर ली, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का इतना लाभ उठाया कि जो उत्पादन की लागतें हैं पूरी दुनिया में उसके यहाँ या चीन में जो है कम पाई गई, कम देखी गई, और उसने जो है कम कीमत पर वस्तुओं को उत्पादन करने की क्षमता, दक्षता विकसित कर ली। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि पूरी दुनिया में चीनी वस्तुओं का धड़ल्ले से जो है आयात होने लगा। चीन जो है पूरी दुनिया को अपने सामानों का निर्यात करने लगा। नतीजा क्या हुआ कि यूरोप और अमेरिका की जो बड़ी विकसित, ऊंची और जो है प्रतिष्ठित जो अर्थव्यवस्थाएं थीं, उन अर्थव्यवस्थाओं को भी पीछे छोड़ते हुए चीन ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया, एक ऐसा स्तर बनाया कि आज जो है पूरी दुनिया में चीनी सामानों का बोलबाला हम देखने को मिलते हैं। तो पूरी दुनिया में चीन का कब्जा हो गया और इसकी वजह से दुनिया में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी और जो है चीन की गिरफ्त में जो है पूरी दुनिया आ गई। और पिछले कुछ वर्षों से और बल्कि 21वीं सदी के प्रारंभ से ये चर्चा भी थी कि अमेरिका को भी या अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी पीछे पछाड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए जो चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी दुनिया में भी अव्वल दर्जे पर है या पहली स्थान पर जो है आ चुकी है। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार है व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसने वस्तुओं के उत्पादन में जो कुशलता, जो दक्षता हासिल की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो सिरमौर बना व्यापार का, और उसके कारण जो है उसकी अर्थव्यवस्था जो है लंबी छलांग लगाते हुए विकास दर भी वहाँ तेजी के साथ बढ़ी और विकासशील देश से ऊपर उठकर जो है वह अमेरिका को भी चुनौती देने लगा। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो है ये चीन जो है पूरी दुनिया में अव्वल अर्थव्यवस्था मानी जा रही है। अब देखिए कि इसके फायदे और नुकसान। अभी कोविड-19 का जो संकट चल रहा है और हम देख रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से ये खबर स्पष्ट रूप से आ रही है
कि इसी बादशाहत को बनाए रखने के लिए, इसी बादशाहत को जो है जारी रखने के लिए चीन ने जो है जानबूझकर अपने लैब में जो है कोविड-19 या कोरोना का जो है वायरस डेवलप किया और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए उसने साजिश रचा और उसी का नतीजा है या उसी की वजह से जो है आज पूरी दुनिया जो है कोरोना के संकट से जूझ रही है, कोविड-19 से जूझ रही है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भले ही प्रत्यक्ष रूप से इस संकट का, इस महामारी का, इस समस्या का जो संबंध है वो व्यापार से नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसके मूल में जो है जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धा है, अमेरिका और चीन की जो प्रतिस्पर्धा है वो जो है इसके अंदर में छुपी हुई है। और अभी तो खुले तौर पे ये बात जो है, ये रिपोर्ट कई तरह की आ रही हैं और ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बहुत फायदे होते हैं, लाभ होते हैं। इसके कारण जो है लोगों को सस्ती कीमत पर, कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध होती हैं और लोगों का जो है जीवन स्तर भी अच्छा होता है। लोगों को कम कीमत पर अच्छी विदेशी वस्तुओं के उपभोग का अवसर मिलता है, जीवन स्तर ऊंचा उठता है और कई तरह की बातें होती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ जो इसका जो खामियाजा है वो जो भुगतना पड़ता है और उसकी वजह से अर्थव्यवस्थाएं जो संकट में आती हैं। तो इसलिए ये हमेशा से दुनिया में ये विवाद रहा है और पहले इसीलिए क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट था, उसकी अवधारणा थी। लेकिन एडम स्मिथ ने बंद अर्थव्यवस्था की संकल्पना को, बंद अर्थव्यवस्था की अवधारणा को जो है कम महत्व देते हुए या कहें कि उसकी जगह जो है मुक्त व्यापार की जो नीति को महत्व दिया था या मुक्त व्यापार की नीति का जो समर्थन किया था, उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार फला फूला और पिछले लगभग 200-250 सालों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इतनी तेजी से दुनिया में फैला था। अब देखिएगा कि निश्चित रूप से इस संकट, इस महामारी के बाद, जो कि अभी कितने तिमाही तक चलेगा, कितने सालों तक चलेगा, उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो इसके बाद निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो अवधारणा है उसको थोड़ा सा जो है ठेस लगेगी और उस पर एक पुनर्विचार की जरूरत महसूस होगी और लोगों को लगेगा कि इस रूप से अबाध तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा जो है कहीं कई अन्य और संकटों को भी तो कहीं नहीं ला रहे हैं, क्योंकि इसके वजह से और बहुत सी जो समस्याएं, चिंताएं अभी हमारे जो है उत्पन्न हो रही हैं। रोजगार का संकट है और बाहर से जो हम सामान मंगा रहे हैं उसकी वजह से हमारे जो देश की जो इकोनॉमी है, देश के जो हमारे उद्योग धंधे हैं, हमारे देश के भीतर के जो कारपोरेट घराने हैं उन पर उनका किस तरह से विपरीत प्रभाव पड़ता है, देश के जो उद्योग धंधे हैं उन पर उनका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत सी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से एक संकट जो है अभी कोविड-19 के रूप में आया है, उसका भी संबंध और संदर्भ कहीं न कहीं निश्चित रूप से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के खुले प्रोत्साहन से, खुले जो है अंधाधुंध उपयोग से है और निश्चित रूप से आने वाले समय में चीन के जो सामान है उन पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में देखने को मिलता है कि उसका डिमेरिट्स हम कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं कि प्रदर्शनकारी प्रभाव, जिसको हम कहते हैं कि एक दिखावा की जो प्रवृत्ति होती है वो लगभग जो है इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से किसी देश के भीतर में फैलता है। और कहते हैं कि अमेरिकन जो जीवन शैली है, अमेरिकन जो लाइफ स्टाइल है, एलिट क्लास जो वहाँ का है, उसका जो जीवन का जो जीने का ढंग है वो जो है हम आज अपनाने लगे हैं, भारत के लोग अपनाने लगे हैं। भारत के महानगरों में उसका अनुसरण होना जो है शुरू हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे वह महानगरों से नगरों में, राज्यों में, राज्यों की राजधानियों में, फिर छोटे जो है शहरों में, फिर कस्बों में, फिर गाँव में, और आज देखिए कि पूरी दुनिया जो है किस तरह से प्रदर्शनकारी प्रभाव, प्रदर्शनकारी वस्तुएं जिसको हम कहते हैं, महंगी वस्तुएं जिनको हम कहते हैं, विलासिता की वस्तुएं जिनको हम कहते हैं, जिसकी वजह से जो है ये जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये एक उसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये अलग बात है कि इन प्रदर्शनकारी वस्तुओं का, चीज़ों का या इस जो है विलासिता का भारत की चूँकि जीवन शैली अलग ढंग की है, इसलिए अभी
जो है संकट हम भारत में देखने को नहीं मिला, और भारत का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए भारत पर उसका जो है प्रभाव नहीं दिख रहा है। लेकिन पूरी दुनिया आज देखिए कि इस संकट से जो है कोविड संकट से किस तरह से जुड़ रही है। तो व्यापार की जो प्रतिस्पर्धा थी, अर्थव्यवस्था को ऊंचे उठाने का जो संकल्प था, पूरी दुनिया में बादशाहत कायम करने का जो संकल्प था चीन का, उसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो मुख्य जो जड़ है वह अलग है, लेकिन उसके मूल में कारण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने यहाँ कम कीमत पर वस्तुओं को उत्पादित करके पूरी दुनिया में उसका निर्यात करके जो है बादशाहत कायम करना, अर्थव्यवस्था में सिरमौर बनना, ये जो चीन का जो संकल्प था उसकी वजह से कहीं न कहीं पूरी दुनिया आज जो है संकट में जूझ रही है। और ये साफ हो चुका है कि विकसित देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चरमरा गई हैं, तबाह हो गई हैं। आने वाले कई सालों तक जो है उनकी अर्थव्यवस्था को संभलने में समय लगेगा, और निश्चित रूप से जो है उसका असर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ेगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण चीज इस लेक्चर के द्वारा हम जो देना चाहते हैं या हम इस परिचर्चा में लाना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते समय हर देश को, सरकार को जो है एक सीमाओं में रहने की ज़रूरत है। जब सरकार इन सीमाओं को भूल जाती है और पूरी तरह से जो है डिपेंडेंसी अपनी बढ़ा लेती है या डिपेंड हो जाती है, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि चीन के सामानों पर पूरी दुनिया की निर्भरता जो है वो बढ़ गई थी, क्योंकि चीन में बहुत कम कीमत पर वे चीज़ें मिल रही हैं, वे सामान मिल रही हैं, इसलिए धड़ल्ले से चीनी सामानों का जो है आयात पूरी दुनिया करने लगा था। और इसी का नाजायज फायदा उठाते हुए चीन ने जो है इस तरह का संकट पूरी दुनिया में फैलाया। तो इससे भले ही चीन की साख कम हो रही है या चीन की साख जो है आने वाले समय में कम होगी, लेकिन फिलहाल हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, बिलियंस जो है करोड़ों का जो नुकसान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हुआ है, उसका आधार कहीं न कहीं जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो निर्भरता है उसमें जो है देखने को मिलती है। तो इसलिए हर देश की सरकारों को चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक सीमा के भीतर में, एक लिमिटेशंस में जो है जारी रखे, और ये कोशिश होनी चाहिए कि हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो है हम महारत हासिल करें और अपने देश के भीतर जो है उत्पादन करने का उसको प्रयास करें। आयात पर जो हमारी निर्भरता जो बढ़ती है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में संकट को अंततः लाती ही है, और जिस तरह का संकट आज जो है पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अपना महत्व है, उसके कारण आर्थिक विकास तेजी के साथ बढ़ता है, लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं और अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हैं, हम पूरी दुनिया से जुड़ते हैं और हमारा उपभोग का स्तर बढ़ता है, हमारे जो जनता है उसका जीवन स्तर बढ़ता है। ये सब चीज़ें उसके फायदे के हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है इस तरह के संकट भी उसके साथ में आते हैं। तो निश्चित रूप से हमको जो है संभल कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है, और सावधानी के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो है करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें सरकार को समझनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो अवधारणा है, हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के साथ जो है एक सामान्य नागरिक को भी समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मूल आधार होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कम कीमतें होती हैं, जिसकी वजह से हम दूसरे देश से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, वस्तुओं का आयात करते हैं। लेकिन ये जो निर्भरता होती है हमारी, यह निर्भरता आगे चल के संकट भी लाती है, और वह जो संकट होती है वो कई बार बहुत भारी पड़ती है। जैसे कि अभी चीनी सामानों की जो कम कीमतें हैं वो पूरी दुनिया के लिए भी भारी पड़ रही हैं, और कोविड-19 के रूप में पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है। तो इस विषय का, इस संदर्भ का मुख्य उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत था, जो है तुलनात्मक लागत या तुलनात्मक लाभ का जो सिद्धांत था, अवसर लागत का जो सिद्धांत था, उसकी चर्चा तो करना ही है। साथ ही साथ इस तरह के संकटों से बचने के लिए भी हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, और यही इस चैप्टर को आज जो है परिचर्चा में लाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी था।
तो आपने इस वीडियो को देखा और इसके बारे में जानने समझने का प्रयास किया, और भी इस बारे में जो है पढ़ने और जानने समझने का प्रयास कीजिए और जो है अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।